ओके, चलिए देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, हम लोग की किताब चल रही है सक्सेस एंड हैप्पीनेस की, और इसका हम लोगों ने सवाल नंबर 4 हम लोग पढ़ रहे थे, जो कि हमारा अभी भी कंटिन्यू है, जिसमें है हमारा पैसा। ठीक है, तो हम लोग मनी से रिलेटेड हम लोग बातें कर रहे हैं। ठीक है, पैसों को किस तरह से मैनेज करना चाहिए, जिसमें हमने कल तक पढ़ा था कि 14 लिफाफों को किस तरह से उन्होंने बनाया था। ठीक है, 14 लिफाफे में किस तरह से उन्होंने पैसे को मैनेज किया था, 20% से लेकर के 10%, 5% एंड 2.5%। ठीक है, उतना हमने पढ़ लिया है। अगर आप लोगों में से किसी ने अगर वीडियो नहीं देखा है तो पहले उसका वीडियो देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। डे 4 पार्ट 4 है, डे 8। ठीक है, उसके आगे का है। मुझे देखकर बुआ एक पल के लिए मुस्कुरा दी। ठीक है, ये उसके आगे की कहानी चल रही है कि मुझे देखकर बुआ एक पल के लिए मुस्कुरा दी, लेकिन उसके बाद वो काफी सीरियस हो गई। उसकी आवाज में एक भारीपन आ गया। ये भारीपन उदासी का नहीं लग रहा था, मुझे ये भारीपन एक अपराध बोध का लग रहा था। उसी भारीपन के साथ और बोली, अब बारी है मेरे आखिरी लिफाफे की, और वो है उदारता वाला लिफाफा। ठीक है, तो अभी तक हम किसकी बातें कर रहे हैं? लिफाफों की बात कर रहे हैं। लिफाफों में जो उन्होंने लिख करके रखा था कि हमको कहाँ कितना पैसा खर्च करना है। ठीक है, तो अब किसकी बात हो रही है? आखिरी का जो लिफाफा बचा था वो है उदारता का। ठीक है, तो उसके बारे में बात चल रही है। सबको ये पता था कि हमारे पास ये लिफाफा होता था, लेकिन इस लिफाफे को हम कहाँ खर्च करते थे, इस बारे में हम दोनों ने आज तक किसी को नहीं बताया। ठीक है, इन दोनों ने आज तक कभी किसी को नहीं बताया किस बारे में? जो उदारता थी। ठीक है, जो उदारता वाला लिफाफा था उसके बारे में एक दूसरे को नहीं पता कि इन्होंने कहाँ कहाँ खर्च किए हैं। अक्षर, आनंद, अर्णव और पार्वती को भी नहीं। तो पता है ये चारों बच्चे कौन हैं? ये चारों बच्चे तिवारी जी के बच्चे हैं। ठीक है, जिनका नाम है अक्षर, आनंद, अर्णव और पार्वती। अगर हालात कुछ और होते तो इस बारे में हम तुम दोनों को शायद कभी कुछ नहीं बताते, लेकिन आज पहली और आखिरी बार ये बात हम तुम्हारे सामने रख रहे हैं। ठीक है, कहते कहते बुआ का गला कुछ भारी सा हो गया, तो सर ने बात आगे बढ़ाते हुए कहा, उदारता का वो लिफाफा हम दोनों के दिल को बहुत करीब हम दोनों के दिल के बहुत करीब था, और करीब 1 साल तक हम इस लिफाफे में पैसे जोड़ते रहे, लेकिन हमें ये समझ नहीं आया कि हमें करना क्या है। ठीक है, उन्होंने सिर्फ उसमें पैसे को जोड़ते रहे, लेकिन करना क्या है ये नहीं पता। हम इस पैसे को कहीं ऐसी जगह दान नहीं करना चाहते थे जहां पर हमारे हाथों में कोई कंट्रोल ना हो, कोई नियंत्रण ना हो। हम चाहते थे कि हमारी मेहनत की ये कमाई सही कामों में खर्च हो, ऐसी जगह खर्च हो जहां से समाज का भला होने की गारंटी हो। तो हम सिर्फ इस लिफाफे में पैसे बढ़ाते रहे। साल भर के बाद मुझे पता चला कि कुछ बच्चे अपने हॉस्टल की फीस भरने में सक्षम नहीं है ना? ऐसा भी होता है कि जो लोग बच्चों को हॉस्टल में जाना होता है उनके पास भी फीस नहीं होती, उन्हें पढ़ने की बहुत इच्छा होती है, बाहर जाने की इच्छा होती है, लेकिन कैसे करें, कैसे जाए, ये भी बहुत सारे लोगों के दिमाग में सवाल होता है। लेकिन तिवारी जी ने उन्होंने ये उनका खुद का हॉस्टल था, और उस हॉस्टल में 3 से 4 बच्चों को उन्होंने बिना पैसे के रखा था, मतलब हॉस्टल की फीस उन्हें नहीं ली थी। ठीक है, तो साल भर के बाद मुझे पता चला कि कुछ बच्चे अपने हॉस्टल की फीस भरने में सक्षम नहीं है, इसलिए वो अपनी पढ़ाई छोड़ वापस लौट जाना चाहते थे। ठीक है, क्योंकि हॉस्टल के पैसे भर नहीं पाते थे, कहाँ रहेंगे, तो इसीलिए वो लोग पढ़ाई को छोड़ करके वापस घर जाना पसंद करते थे। जब मुझे ये बात पता चली तो घर जाकर मैंने ये बात तुम्हारी बुआ को बताई। ठीक है, जब किसको पता चली? तिवारी सर को पता चली। जब तिवारी सर को पता चली कि ऐसी ऐसी बात है, कुछ बच्चे हॉस्टल में आए तो हैं रहने के लिए, लेकिन उनके पास हॉस्टल का खर्चा देने के लिए उनके पास पैसे नहीं है। ठीक है, हॉस्टल में पेमेंट करने के लिए पैसे नहीं है, तो वो अपनी कॉलेज की पढ़ाई को छोड़कर घर जाना पसंद करेंगे। ठीक, तो ये बातें जब उनको अच्छी नहीं लगी, उनको कुछ बुरा सा लगा, तो तिवारी सर जी ने क्या किया, उन्होंने बुआ जी को बताई। ठीक है, मतलब उनकी वाइफ को बताई। इन दोनों ने आपस में बातें की, और हम दोनों के दिल दिल में एक ही बात आई थी कि अब वक्त आ गया है हमारे उदारता वाले लिफाफे को खाली करने का।
हम दोनों के दिल में उस वक्त कोई सवाल नहीं था। और उसके बाद अब हमने अपने उस लिफाफे से तब पहली बार पैसे निकाल कर उन 4 लड़कों की हॉस्टल की फीस भर दी थी, जो कि कॉलेज छोड़कर जाना चाहते थे। राइट, समझ में आया? जो 4 बच्चे थे, उन 4 बच्चों की फीस इन्होंने भरी थी, जो कि कॉलेज छोड़ करके जाना चाहते थे। लेकिन किसने पैसे दिए? तिवारी सर जी ने और मैडम ने। ठीक है, इन्होंने पैसे दिए। इस बारे में उन लड़कों को सिर्फ इतना ही बताया गया था कि तुम्हारी फीस का इंतजाम हो गया है, तुम बस पढ़ने पर ध्यान लगाओ। उसके बाद मुझे ये भी पता चला कि बच्चों को रविवार को खाना नहीं मिल पाता था, तो मैंने उन्हें अपने घर पर खाने के लिए बुलाना शुरू कर दिया। अब हॉस्टल में खाना नहीं था, लेकिन जब फीस ही उन्होंने तिवारी सर ने और बुआ ने भरी, ठीक है, 4 बच्चों की फीस भरी, लेकिन अब खाने का क्या इंतजाम? तो इन्होंने क्या किया, अब खाने के लिए भी बुआ जी ने अपने घर पर इनको बुलाना शुरू कर दिया। ठीक है, याद है ना, हमने शुरुआत में पढ़ा था, स्टार्टिंग में पढ़ा था कि क्या हुआ था। बच्चे लोगों को घर में बुलाया था बुआ जी ने, है ना। तो फीस देने के बाद भी उदारता वाले लिफाफे में पैसे बचे हुए थे, तो उस पैसे को हमने बच्चे के खाने में लगा दिए। हम दोनों को यही लगा था कि अगर बच्चे के खाने और रहने का इंतजाम ठीक रहेगा, उनकी फीस भरी होगी, तो उनका मन पढ़ने में लगा रहेगा और वही बच्चे देश का नाम भी रोशन करेंगे। बिल्कुल सही बात है, अगर उनके पास व्यवस्था होगी, अगर उन्हें कोई परेशानी नहीं होगी। जब उनके हॉस्टल की फीस तिवारी सर और मैडम भर रही हैं, ठीक है, उनको खाने का भी इंतजाम कर दिया गया है, जब उनके हॉस्टल में उनको खाने का भी इंतजाम कर दिया उनके घर पर, ठीक है, तो जब उनको सारी सुविधाएं मिल रही है, तो फिर वो क्यों कॉलेज छोड़ करके जाना चाहेंगे, है ना। और यही ऐसे बच्चे हैं जो देश का नाम भी रोशन करेंगे। ठीक, बस इन्हें सिर्फ एक मौका चाहिए। ठीक है, सिर्फ उन्हें एक मौका देना है, और वो देश के लिए क्या क्या कर सकते हैं उनके ऊपर छोड़ दो, सिर्फ उनको एक मदद चाहिए। उसके बाद हम दोनों को ये समझ में आ गया कि हमें अपने उदारता वाले लिफाफे के पैसे को कैसे खर्च करना है। तब तक तो उन्होंने अपने पैसे को संभाल करके रखा था, क्योंकि तब उनके पास कोई सवाल नहीं था कि हमको ये पैसे कहाँ पर खर्च करने हैं। लेकिन बाद में जब इनको पता चला कि हमें पैसे सही वक्त पर कहाँ और कैसे लगाने हैं, समय के साथ साथ सब कुछ पता चल जाता है। ठीक, तो उसके बाद हर साल हम कई बच्चों के लिए हॉस्टल फीस और किताबों के साथ थोड़े खाने का इंतजाम करते रहे, ताकि वो अपनी पढ़ाई को पूरी कर सके और देश की तरक्की में अपना योगदान दे सके। ठीक है, हमने उन बच्चों इस बारे में कभी नहीं बताया, लेकिन आज हम जानते हैं कि उनमें से कई बच्चे आज कलेक्टर, पुलिस अधिकारी और दूसरी बड़ी बड़ी जगहों पर बैठकर देश को बेहतर बना रहे हैं। तो अब हमें लगता है कि हम अपनी कोशिश में सफल हो पाएंगे। सर की ये बात सुनकर वासु और मुझे फिर से अपने हॉस्टल के ये दिन याद आ गए, जब तिवारी सर जी जब तिवारी सर की वजह से हमें हॉस्टल में रहने की जगह मिल गई, और लगभग हर रविवार को सर के यहाँ खाना मिल जाता था। हर रविवार को सर के यहाँ पर खाना मिल जाता था। मेरी नजरों में सर के लिए सम्मान और बढ़ चुका था। मैंने पूरे सम्मान के साथ सर से सवाल किया, मतलब हमारे हॉस्टल की फीस फ्री नहीं हुई थी, वो फीस आपने अपने उदारता वाले लिफाफे से भरी थी। जवाब सर ने नहीं, बुआ ने दिया था। और वो बोली, ठीक है, जवाब किसने? सर ने नहीं दिया था, किसने? बुआ ने बोला। बुआ ने क्या बोला? हाँ, लेकिन सिर्फ अपने पहले साल का लेकिन सिर्फ पहले साल का तुम दोनों के हॉस्टल के दूसरे और तीसरे साल की फीस हमारी उदारता वाले लिफाफे से नहीं गई। सिर्फ एक साल की जो फीस गई थी, जो उन्होंने उदारता जो अलग से लगाया था, उन्होंने जो अपने लिफाफे में भरे थे फीस के, ठीक है, तो वो सिर्फ एक साल के ही पैसे गए थे। लेकिन जो दूसरे और तीसरे साल के पैसे थे, वो यहाँ से नहीं गए थे। ठीक है, तो देखते हैं कि वो कहाँ से गए थे। अभी और भी सवाल और आंसर हमें अभी मिलने वाले हैं। अब वासु ने सवाल किया, ठीक है, वासु ने सवाल किया, तो फिर वो फीस कहाँ से आई थी? और तिवारी सर ने जवाब दिया, शिक्षा वाले लिफाफे से, क्योंकि पहले साल के बाद तुम हमारे लिए गैर नहीं थे, तब तुम हमारे बच्चे हो चुके थे, और तब तुम्हारी शिक्षा की जिम्मेदारी भी हमारी थी। उनका जवाब सुनकर वासु, श्रेया और मेरे दिल में तिवारी सर और बुआ के लिए जो सम्मान था,
वो श्रद्धा में बदल गया। ठीक है, पहले सम्मान था और फिर वो श्रद्धा में बदल गया। और मैं सिर्फ यही सोच रहा था कि क्या ईश्वर ने अ, और मैं सिर्फ यही सोच रहा था कि क्या ईश्वर ऐसे इंसान बनाते भी है, या दोनों खुद ही ईश्वर हैं जो इंसान बनकर इस धरती पर आए हैं। खैर, मैंने कुछ कहा नहीं, लेकिन वासु और मेरी आंखों में जो मोती आ गए थे, उससे बुआ हमारी मनोदशा समझ चुकी थी। वो उठी, पहले उन्होंने मुझे गले लगाया, फिर वासु को प्यार से गले लगाया और फिर श्रेया को गले लगाते हुए बोली, तुम हमारे लिए अनंत, अर्णव, पार्वती और अक्षर से अलग नहीं हो। तो आज के बाद कभी खुद को गैर मानना भी नहीं। ये भी इन्हें अपने बच्चे की तरह ही मानते थे। क्या क्या नाम है? अर्णव, पार्वती, अनंत, अक्षर। ये इनके बेटे हैं और इन चारों बच्चों को भी ये अपने बच्चों की तरह ही मानते थे। हम तीनों ने ही सर हिलाकर उनकी बात का समर्थन किया और फिर अचानक मेरे दिमाग में एक और सवाल आया। इनके दिमाग में सिर्फ सवाल ही सवाल आते रहते हैं और ये बहुत ही अच्छा है कि इनको आंसर भी मिलते जा रहे हैं। अब आंसर कौन दे रहे हैं? तिवारी सर और बुआ जी। इन्हीं के सारे क्वेश्चंस को, ठीक है, इन्हीं के क्वेश्चंस के आंसर ये सारे लोग बहुत ही आसानी से दे रहे हैं। और हम जो खाना खाने आते थे, तो आप बहुत सारी दाल एक बड़े बर्तन में बना लिया करती थी और 2 कटोरी दाल छोटे बर्तन से। उसका राज भी इस उदारता वाले लिफाफे से जुड़ा हुआ है। इस बारे में वासु और श्रेया को कुछ पता नहीं था, तो उन दोनों के चेहरे पर एक प्रश्नवाचक चिन्ह साफ दिख रहा था। लेकिन मेरे सवाल को सुनकर बुआ ने जवाब दिया, हाँ, उसमें उस बड़े बर्तन में जो दाल होती थी, वो जो बड़े बर्तन का जो दाल होता था, वो क्या होता था, वो लिफाफे से आती थी। और जो छोटे बर्तन की जो 2 कटोरी दाल घर के राशन वाले लिफाफे से आती थी। अब ये जो दाल कहाँ कहाँ से आती थी? जो उनके लिफाफे में जो पैसे हुआ करते थे, कहीं से जो बाहर से आते थे, उदारता के पैसे थे, इनके शिक्षा के पैसे थे, उस लिफाफे से भी इनका खाना उसी में से बनता था। उस दिन के पहले तक मैं छोटे बर्तन से सिर्फ 1 कटोरी दाल लिया करती थी, जो कि मेरे और इनके लिए काफी थी। लेकिन जब तुम दोनों परिवार का हिस्सा हो गए, हमारे बच्चे हो गए, तो तुम्हारे खाने के लिए भी घर के छोटे बर्तन से दाल लेने लगी थी। तब तुम्हारा अधिकार घर पर हो गया था, हम पर हो गया था, लेकिन उदारता वाले लिफाफे से कुछ पाने का तुम्हारा अधिकार उसी दिन खत्म हो गया था। बुआ की ये बात सुनकर मैं अपनी जगह से उठा और मैंने उनके पैर छू लिए। और मेरे मेरे पीछे पीछे ही वासु भी आया था और उसने बुआ को गले से लगा लिया। ये बिल्कुल वैसा ही अनुभव था जैसे सालों पहले हमने बुआ के किचन में महसूस किया था। और इस अनुभव को तिवारी सर और श्रेया पहली बार देख रहे थे, क्योंकि तिवारी सर और श्रेया तो पहले नहीं थे, मतलब वहीं पर थे, लेकिन साथ में कौन रहते थे? ये दोनों रहते थे, गोविंद और वासु। ये दोनों ही सबसे ज्यादा कांटेक्ट में रहते थे, किसके? बुआ जी के। तिवारी सर कुछ देर देखते रहे और फिर बोले, ये क्या है? ये हम दोनों का जॉइंट अकाउंट था भाई, यहाँ सारे इन्वेस्ट सिर्फ एक को ही मिल रहा था, ये गलत है। सर की बात सुनकर हम सभी हंसने लगे और श्रेया ने उठकर सर के पैर छूने की कोशिश की, लेकिन सर ने उसे रोकते हुए उसके माथे को प्यार से किस करते हुए आशीर्वाद देते हुए बोले, खुश रहो बेटी, उम्र भर मुस्कुराते रहो। जो माहौल थोड़ा भारी हो चुका था, वो सर की वजह से हल्का हो गया। उसके बाद सर बोले, हम हमारे पास अब हमारे पास सिर्फ 2 लिफाफे बचे हुए हैं, जिसमें पहला है शिक्षा का। उस वक्त हमारे कोई भी बच्चे नहीं थे और अगले 6 सालों तक हमने बच्चे भी प्लान नहीं किए थे, पर फिर भी हम हर महीने अपनी आमदनी का 10% पैसा निकालकर शिक्षा के लिए अलग रख रहे थे। पता है ना, शिक्षा के लिए पैसे जो हमने निकाल करके रखे थे, बताया था कि उन्होंने अपने लिफाफे को अलग ही रख दिए थे, जिसमें 10% पैसा उन्होंने अलग रखा हुआ था। उनके बच्चे नहीं थे उस समय, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने अपनी शिक्षा के लिए अलग ही निकाल के रखे थे कि भविष्य में कभी भी ऐसा कोई प्लान हो, तो उनके 4 बच्चे हैं, तो वो चारों के लिए उन्होंने, ऐसा कुछ पता नहीं था, लेकिन सिर्फ शिक्षा के लिए उन्होंने निकाल के रखे हुए थे उनके बजट में से, ताकि उनका बजट कभी बिगड़े ना। ठीक। ये शुरू में थोड़ा सा मुश्किल जरूर लगा था, लेकिन
इस एक बात की वजह से हम पैसे का एक ऐसा पेड़ लगाने में कामयाब हो गए जिसने हमारे सभी 6 बच्चों की पढ़ाई को पूरा करवाने में मदद की थी। सर की बात सुनकर मैंने कहा, सर, पैसे के पेड़ वाली ये बात मुझे थोड़ा गहराई में समझना है। अब यहाँ पर पैसों की पेड़ की बात हो रही है ना? तो पैसे की पेड़ की बात जो होती है वो इतना आसान नहीं होता है कि पैसों का भी पेड़ होता है। इससे पहले इन्होंने क्वेश्चन किया था कि पैसों के पेड़ के बारे में भी हम बात करेंगे। सर बोले, घबराओ मत, कोशिश करूंगा कि इसे इस तरह से समझाऊंगा कि तुम्हें पूरा कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से समझ में आ जाए। पहले बता दूं पैसे के पेड़ के बारे में। तो जैसा मैंने कहा था, पैसे के पेड़ के लिए तुम्हें ही जमीन बनानी होती है, इसका बीज भी तुम्हें ही बनाना होता है, और इसे सींचने के लिए पानी तुम्हें ही बनना होता है, खाद तुम्हें ही बनानी होती है, और इसकी देखभाल तुम्हें ही करना होती है। इस पेड़ की हिफाजत भी तुम्हें ही करना होती है। तो सब कुछ हम ही को करना है। पानी भी हम ही को देना है, खाद भी हम ही को देना है, बीज भी हम ही को लगाना है, जमीन भी हम ही है। तभी हम अपने पैसों के पेड़ को बना सकते हैं। अब यहाँ तुम्हारा सवाल क्या होना चाहिए, बताओ। सर ने गेंद हमारी तरफ फेंक दी, जो एक गेंद थी, ठीक है, जो कुछ भी था, तो वो सर ने उनकी तरफ फेंका। सर की बात सुनकर वासु बोला, ये करना कैसे है? एक छोटा कोई गेम होगा वहां पर। फिर सर ने मेरी तरफ देखा और मैंने भी वही कहा, जी सर, सवाल तो यही है कि इसको करना कैसे है। सर ने कहा, अब तुमने गलत सवाल किया। और उसके बाद उन्होंने श्रेया की तरफ देखा। श्रेया बोली, सर, ये जमीन, बीज, पानी, खाद बनाना किससे है और कैसे बनाना है? ये श्रेया ने सवाल पूछा था। ओके, थैंक यू। श्रेया बोली, अब श्रेया का सवाल था। श्रेया बोली, सर से बोला कि जमीन, बीज, पानी, खाद बनाना किससे है और कैसे बनाना है? अब सर ने जवाब दिया। सर ने चहकते हुए कहा, ये हुआ ना सही सवाल। तो श्रेया ने सही सवाल किया, ठीक है। सर की बात सुनकर श्रेया के होठों पर एक मुस्कुराहट आई, क्योंकि जब बोला कि श्रेया ने बिल्कुल सही सवाल किया, और वैसा सबके साथ होता है, जब भी कोई सही सवाल करता है और उससे जवाब में मिलता है कि तुमने बहुत ही अच्छा सवाल किया, ठीक। तो इसी तरह से श्रेया के भी चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई, और सर ने अपनी बात कहना जारी रखा। बात करें तुम्हारे सवाल के जवाब की, तो पैसे के पेड़ के लिए जमीन, बीज, खाद, पानी सब कुछ सिर्फ पैसे से ही बनता है। और कैसे बनता है वो भी मैं आगे समझाता हूँ। पैसे के पेड़ को लगाने के लिए पहले तुम्हें जमीन बनानी होती है। ये बिल्कुल सही बात है कि पहले हमें जमीन चाहिए। आप लोग इमेजिन कर सकते हैं। तुम्हें पैसे को बचत करने की आदत डालनी होती है। तुम्हें अपने पास छोटा ही सही पर एक अमाउंट तैयार करना होता है, जिसे तुम किसी भी हालात में फिर से टच नहीं कर सकते। ये बचत करने की आदत और एक फिक्स अमाउंट तुम्हारे पैसे के पेड़ के लिए जमीन हो गई। अब इसके बाद तुम्हें इस जमीन पर बीज लगाना है, और वो बीज भी तुम्हारे पैसे का ही बनेगा। तुम चाहे जितना छोटा अमाउंट, चाहे जितनी छोटी रकम इसमें रखो, ये वक्त के साथ बढ़ती रहेगी। अब अगर तुम इस बीज को बराबर पानी देते रहोगे, ठीक है, ध्यान से सुनेंगे कि क्या क्या देना है। अगर तुम इस बीज को बराबर पानी देते रहोगे, खाद देते रहोगे, इसकी हिफाजत करते रहोगे, तो ये छोटा सा बीज भविष्य में बहुत बड़ा पेड़ बन जाएगा। अब अगर तुमने इसे खाद पानी नहीं दिया, लेकिन इसकी हिफाजत करते रहे, तो ये बीज एक पेड़ जरूर बनेगा, लेकिन शायद ये पेड़ बहुत मजबूत नहीं होगा और इसमें फल भी कम आएंगे। बात करें पैसे के पेड़ को पानी देने की, तो तुमने एक बार तो थोड़ी सी रकम इन्वेस्ट कर दी। अब अगले महीने तुम फिर से थोड़ा पैसा और इन्वेस्ट कर देते हो, तो ये तुम्हारे पहले बीज को और ताकत देगा और वो तेजी से बढ़ेगा। कई बार ये हो सकता है कि तुम्हें कुछ एक्स्ट्रा पैसे मिल जाए, और ये जो एक्स्ट्रा पैसे हैं, तुमने उसे भी अपने इन्वेस्टमेंट में लगा दिया, तो तुम्हारे इन्वेस्टमेंट वाले पौधों को और ज्यादा ताकत मिल जाएगी और तुम्हारा पौधा तेजी से बढ़ने लगेगा। तुम अगले कुछ सालों तक ऐसे ही हर महीने अपने छोटे से बीज के पौधे को पैसे का पानी देते रहें, और कभी कभी एक्स्ट्रा पैसे की खाद
देते रहते हो तो तुम्हारा वो छोटा सा बीज कुछ सालों में एक मजबूत पेड़ बन जाएगा। उसके बाद तुम उस पेड़ को पानी और खाद देते हो तो अच्छा है, लेकिन अगर नहीं देते हो तो सिर्फ इसकी हिफाजत करते रहते हो तो ये भी पेड़ अपने आप बढ़ता रहेगा और तुम्हें फल के रूप में पैसे देता रहेगा। समझ आया? और हमें इस पेड़ की हिफाजत किससे करनी है, क्यों करनी है और कैसे करनी है, ये वासु ने सवाल किया। क्या बोले? ओके, देखो, इसमें पानी, खाद, इन सारी चीजों के बारे में बताया है। इसको कैसे आपको करना है, कैसे हिफाजत करनी है, उसके बारे में बताया है कि आप अपने पैसे को डबल कैसे कर सकते हो। तो एक एग्जाम्पल दे करके बताया है कि हमारे पेड़ को, मतलब एक पेड़ बना हुआ, बीज हमने डाला है, उसमें खाद, पानी, ये सारी चीजें देना है। इसका मतलब यह है कि आपको छोटी से छोटी रकम आपकी जितनी भी होती है, आपको उसे इन्वेस्ट करना है थोड़े थोड़े पैसों में। आया समझ में? फिर से इसी को पढ़ के बताती हूँ कि बात करें पैसे के पेड़ को पानी देने की, तो तुमने एक बार तो थोड़ी सी रकम इन्वेस्ट कर दी, ठीक है, एक बार तो थोड़ी सी रकम हमने इन्वेस्ट कर दी। अब अगले महीने तुम फिर से थोड़ा पैसा और इन्वेस्ट कर देते हो। अब अगले महीने की बारी आई, ये महीना हो गया, अगले महीने तो तुम्हारे पहले बीज को और ताकत देगा। हमारा ये थोड़े से पैसे हमने इस महीने लगाए, अगले पैसे अब हम अगले महीने लगाएंगे थोड़ा पैसा, तो वो डबल हुआ ना, वो डबल हो गया। और और वो तेजी से बढ़ेगा। कई बार तो ये हो सकता है कि तुम्हें कुछ एक्स्ट्रा पैसे मिल जाए, और ये जो एक्स्ट्रा पैसे हैं जो अलग से आए हैं, तुमने उसे भी अपने इन्वेस्टमेंट में लगा दिए। कुछ अलग से अगर पैसे आए होंगे तो उसको भी तुमने इन्वेस्टमेंट में लगा दिए, और तुम्हारे इन्वेस्टमेंट वाले पौधे को और ज्यादा ताकत मिल जाएगी, डबल हो गया वो, और तुम्हारा पौधा तेजी से पेड़ बढ़ने लगेगा। तुम अगले कुछ सालों तक ऐसे ही हर महीने अपने छोटे छोटे बीज के पौधों को पैसे का पानी देते रहे, है ना? जितने भी पैसे आप साल भर तक, उसको पैसे आपको बनाना है, साल भर तक आपको पैसा इन्वेस्ट करना है थोड़े थोड़े अमाउंट में। कभी कभी एक्स्ट्रा पैसे की खाद देते रहे हो तो तुम्हारा वो छोटा सा बीज कुछ सालों में एक मजबूत पेड़ बन जाएगा। आज किया, आज के दिन से अगले साल तक अगर हम देखेंगे, जो छोटा छोटा अमाउंट जो हमने जोड़ करके रखा था, और कुछ कहीं से एक्स्ट्रा भी पैसे आए थे, हमने उसको भी जोड़ के रख दिया, तो वो बन गया ना डबल, काफी सारे पैसे हो गए। तो ठीक इसी तरह से बात की है कि छोटा सा अमाउंट, उस बीज को हमें बड़ा पेड़ और ताकतवर पेड़ कैसे बनाना है, उसको मैनेज कैसे करना है, उसमें फल कैसे लगेंगे। कुछ पेड़ ऐसे हैं जिसमें कि अगर हमने उसको सही तरीके से ध्यान नहीं दिया तो उसमें से, मतलब पेड़ तो बड़ा मजबूत हो जाएगा लेकिन हमको फल नहीं मिलेगा। तो हमको सारी चीजें चाहिए, उस इन्वेस्टमेंट पैसे से जो हम पेड़ लगा रहे हैं उसमें हमको वो सारी चीजें अवेलेबल होनी चाहिए। हमको पेड़ भी अच्छा मजबूत चाहिए, उसमें जड़ें भी अच्छी होनी चाहिए, मजबूती भी होनी चाहिए, फल फ्रूट्स भी अच्छे होने चाहिए जिसे हम खा सके और उसे हम बांट भी सके। तो यही बात बताइए। उसके बाद तुम उस पेड़ को पानी और खाद देते हो तो अच्छा है, लेकिन अगर नहीं देते हो तो सिर्फ इसकी हिफाजत करते रहते हो तो ये भी पेड़ अपने आप बढ़ता रहेगा, तुम्हें फल के रूप में ये पैसा देता रहेगा। और हमें इस पेड़ की हिफाजत कैसे करनी है, क्यों करनी है, और हाँ, कैसे करनी है, किससे करनी है, तो ये सवाल किसने पूछा है? ये वासु ने सवाल पूछा है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिसको एक बार में समझ में नहीं आता है। तो ठीक इसी तरह से वासु को भी समझ में नहीं आया कि ये इनका क्वेश्चन था कि कैसे करना है। तो सर ने कहा बहुत खूब, चलो पहले बात करते हैं इस पेड़ की हिफाजत किससे करना है। तो तुम्हें पूरी दुनिया से इस पेड़ को बचाकर रखना होगा, और इसमें तुम खुद भी शामिल हो। तुम्हारे इस पेड़ को सबसे पहला खतरा तुमसे ही होगा, क्योंकि कई बार ऐसे मौके आएंगे जब तुम्हें अपनी चाहतों या जरूरत के लिए पैसे की जरूरत पड़ेगी। यस, अगर आपके पास कोई भी पैसे हैं, है ना, जितना भी इनकम किया है पैसा, अगर हम हमारे पास, आज मेरे पास मान लो मुझे 10,000 की सैलरी मिली, अब मेरी इच्छा हो गई है कोई भी चीज खरीदने की, मुझे मोबाइल खरीदना है या लैपटॉप खरीदना है, जो भी चीजें मुझे खरीदना होगी, तो ये मेरी चाहत हो गई है, ये मेरी इच्छा है कि नहीं मेरे को खरीदना, मेरी जरूरत नहीं है, ऑलरेडी मेरे पास है, लेकिन उसके बाद भी हमने उसको खर्च कर दिया।
जरूरत के लिए पैसे की जरूरत पड़ेगी, तो तुम्हें अपना इन्वेस्टमेंट वाला पेड़ एक एक आसान तरीका दिखेगा और उस पैसे को हासिल करने का। और उस समस्या और समस्या ये है कि इस पेड़ से तुम्हें लगातार फल मिल सकता है, तो वो भी पेड़ के बड़े होने के बाद। जब पेड़ हमारा बड़ा होगा तब हमको और भी उसमें बहुत सारे हमको फल मिलने लगेंगे। लेकिन अगर तुमने इन्वेस्टमेंट के इस पैसे से बीज में पैसे लेने की कोशिश की, तो तुम्हें इस पेड़ को नुकसान पहुंचाना पड़ेगा। अभी तो छोटा सा बीज ही है, उस बीज को ही अगर हम छेड़ देंगे तो क्या वो बड़ा पेड़ बन पाएगा? अगर हमारे पास थोड़े कम अमाउंट ही है, कम पैसा है, अगर हमने उसको अभी से ही खर्च कर दी, सारे पैसे हमने इन्वेस्ट कर दिए, इधर उधर हमने अपनी चाहतों में लगा दिए, तो क्या वो हमारा पैसा ग्रो करता रहेगा? नहीं, वो पैसे खत्म हो जाएंगे। ओके, थैंक यू। जो कि आने वाले भविष्य में तुम्हें बहुत नुकसान देगा। तो पहले तुम्हें इस पेड़ को खुद की चाहतों और जरूरतों से बचना होगा। मतलब हमें अपने आप में कंट्रोल करना होगा। जितनी भी जरूरतें हैं, जरूरत सभी के पास है, रोटी कपड़ा मकान सभी को मिल रहा है। चाहत अगर हमें करनी है तो हमें किस तरह से करनी है, कितना पैसा हमें इनकम करना है, कहाँ पैसे को लगाना है और कैसे हमें पैसे को मैनेज करना है, उसके बाद ही हम सारी चीजों को खरीद सकते हैं। तभी आप अपनी चाहत को पूरी कर सकते हैं। उसके बाद बारी आती है तुम्हारे रिश्तेदारों की, परिवार के लोगों की और कई बार दोस्तों की। होता है, पैसे हैं तो हमको देना भी पड़ेगा, हमें रिश्तेदारों में भी खर्च करने होंगे, हमें परिवार वालों को भी देना होगा। और कई जगह हम जब दोस्तों की पार्टी वगैरह करते हैं, कहीं शादी वगैरह में कहीं जाते हैं, बर्थडे पार्टीज होती है, तो ये पैसा किस में था? ये पैसा अदर्स में था, जो कितने परसेंट हमको खर्च करना है? सिर्फ 5%। तो 5% जो हमको इन्वेस्ट करना है, खर्च करना है, वो इसमें है, जो कि आपके रिश्तेदारों के लिए आप खर्च कर सकते हो, परिवार वालों के लिए और दोस्तों के लिए। दुनिया में सभी को पैसे की कमी होती है और हर वक्त होती है। जब लोगों को पता चलता है कि तुम्हारे पास पैसे हैं, तो वो तुमसे पैसे मांगने आ जाएंगे। बिल्कुल सही बात है, और ऐसा सभी के साथ हुआ होगा, है ना? कि जरा सा किसी के पास अगर पैसे, किसी की सैलरी आती है, भाई थोड़े से पैसे दे देना, है ना, अगले महीने फिर लौटा दूंगा। लेकिन होता यही है कि पैसे तो हमारे पास भी नहीं बचते, हम भी कहीं ना कहीं दे देते हैं, उसके बाद भी फिर भी हमें मैनेज करना होता है। और पैसे आने के बाद भी हम ये बोलते हैं कि हमारे पास पैसे नहीं, है ना, पैसे खर्च हो चुके हैं। और जितनी बार हम नहीं 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 बोलते हैं, तो हमने ये बता दिया था आपको कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या काम करता है, कि जितनी बार हम नहीं बोलते हैं वो नहीं में बदल जाता है। ठीक। अगर अगर तुम उन्हें ये पैसे दे देते हो, तो तुम अपने पेड़ को नुकसान पहुंचाते हो, और नहीं देते हो तो रिश्तों को। बिल्कुल सही बात है, अगर हमने नहीं दे दिए तो सामने वाले को बुरा लगता है कि अरे यार, हमने उसे पैसे नहीं दिए, और सामने वाला सोचता है कि इसने आज हमें पैसे नहीं दिए, कल को मैं इसकी भी मदद नहीं करूंगा, है ना? लेकिन सामने वाले को क्या पता है कि हम किस चीज को मैनेज कर रहे हैं, हम अपने पैसे को कहाँ लगा रहे हैं, ये सामने वाले को नहीं पता है। खुद के और रिश्तेदारों के बाद तुम्हें अपने इन्वेस्टमेंट के पेड़ को बचाना होता है, मार्केट से और हालातों से। जब तुम इन्वेस्ट करते हो तो कहीं भी करो, वहां पर उतार चढ़ाव आते हैं, और तुम्हें सिर्फ इस पर नजर रखना होती है। अगर तुमने कोई इन्वेस्टमेंट सही जगह पर किया तो तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। लेकिन कभी कभी जरूरत पड़े तो एक्शन लेना होता है, ताकि तुम अपने इन्वेस्टमेंट के पेड़ को कोई नुकसान ना होने दो। अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, अगर आपने 14 लिफाफे बना करके रखे हैं, तो चाहे कुछ भी हो जाए, आपको ही मैनेज करना है, आपको कहाँ पैसे देना है, कितना पैसे देना है, किससे पैसे उधार लेनी है, लेकिन आपके बजट को कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। ये आप ही को मैनेज करके रखना है, ये आप ही को समझना है कि हमारा बजट कभी खराब ना हो। इसीलिए हमने वो 14 लिफाफे अलग से बनाए थे, उसमें लिखा हुआ था कि हमको कहाँ कितने परसेंट पैसे को खर्च करना है। अब तुम्हारा अगला सवाल था, इस इन्वेस्टमेंट के पेड़ की हिफाजत क्यों करना है? तो जैसा मैंने अभी बताया, तुम्हारे पेड़ को नुकसान पहुंचाने के लिए तुम्हारे हालात, रिश्तेदार, मार्केट के हालात पूरी कोशिश करते रहते हैं। अब अगर तुम्हारे इस पेड़ को थोड़ा भी नुकसान होता है ना, हम वो पेड़ बना रहे हैं, ठीक है, हमने बीज बो दिया, अब वो पेड़ धीरे धीरे बढ़ रहा है, अब हमें उसे मजबूत करना है। अगर छोटे से पेड़ को नुकसान हो गया तो बहुत कुछ हो सकता है, तो हमें उस पेड़ को नुकसान होने से बचाना है। तो आने वाले वक्त में ये
थोड़ा नुकसान बहुत बड़ा नुकसान साबित हो सकता है। अगर उस पेड़ में अभी थोड़ा सा नुकसान हुआ तो आने वाला जो समय होगा वो पेड़ में बहुत सारे नुकसान हो सकते हैं, है ना। आप लोगों के घर में भी पेड़ लगे होंगे, हमने भी लगाए हैं। अब आप उससे इमेजिन कर सकते हो कि हम छोटा सा नन्हा सा पेड़ लेकर आते हैं या फिर बीज लगाते हैं तो हम उसको कैसे मैनेज करते हैं। तो ठीक इसी तरह से हमें अपने पैसों को भी देखना है, हमें उसको किस तरह से मैनेज करना है, ये भी उसी की तरह है। इसी को कहते हैं पैसों का पेड़। चलो इसे एक उदाहरण से समझाता हूँ। सर ने कहा कि अब ये इनको उदाहरण से समझा रहे हैं। मान लो तुम्हारे घर में एक आम का 2 से 3 साल का पुराना पौधा है, जस्ट अभी मैंने बताया है ना, लेकिन मेरे यहाँ आम का पेड़ नहीं है। 2 से 3 साल पुराना पौधा है, किसका? आम का, जो कि बड़ा हो रहा है, लेकिन ये इतना बड़ा नहीं है कि तुम बिना कोई नुकसान पहुंचाए इस पेड़ से डाल को तोड़ सको, इसके पत्ते ले सको। वहीं पर तुम्हारे कोई एक रिश्तेदार आए और उन्होंने कहा हमारे घर में पूजा है। आपने तो पेड़ से एक भी पत्ता नहीं निकाला, क्यों? क्योंकि बहुत छोटा पेड़ है और बहुत क्यूट सा दिख रहा है, बहुत अच्छा दिख रहा है, आप उसको नुकसान नहीं पहुंचाओगे। लेकिन पड़ोस से आया, उसके घर में पूजा है, उसने कहा भाई मुझे ये आम के पत्ते चाहिए, है ना, मेरे घर में पूजा है। ठीक, तो अब क्या हो रहा है यहाँ पर, और हमें आम के पेड़, आम के पौधों के कुछ पत्ते और डाले चाहिए हैं। तुमने उनको मना किया और लेकिन उन्होंने जिद की और मजबूरी है तुम्हें अपने इस मासूम से पेड़ से एक डाल तोड़कर उनको देना पड़े। आपने कभी नहीं तोड़ा, पड़ोस से आया, उसके घर में पूजा है और मजबूरी में आपको पेड़ से वो डाल और वो पत्ते तोड़ करके आपको देने पड़े। अच्छा नहीं लगा ना फिर, है ना। सामने वाला तो खुश हो गया, उसको मिल गया, लेकिन आपको बुरा लगा, इतने छोटे से पेड़ को हमने तोड़ दिया, उसकी डाल हमने तोड़ दी, उसके पत्ते चले गए, जो कि आज तक हमने कभी उसमें हाथ नहीं लगाया। ठीक, उसके बाद कुछ साल गुजर गए, तुम अपने पेड़ का ध्यान रखते रहे और ये पेड़ बड़ा होता रहा। कुछ सालों के बाद इस आम के पेड़ पर आम के फल आने लगे, लेकिन जो डाल तुमने एक बार तोड़ दी थी वो डाल कभी बढ़ नहीं पाई, है ना। जो डाल तोड़ दी थी, बाकी सब जगह से ग्रो कर गया, बाकी सब जगह से उसकी ब्रांचेस आ गए, सब कुछ हो गया, पेड़ बड़ा हो गया, लेकिन जिस जगह से हमने तोड़ा था वो बहुत धीरे धीरे बढ़ रहा है, वो एकदम से नहीं बढ़ रहा, क्योंकि हमने उसकी डाल पहले ही तोड़ दी थी। उस डाल से और शाखाएं नहीं निकली और उस छोटी डाल के टूटने का नुकसान ये हुआ कि तुम्हें उस हिस्से से कभी भी फल नहीं मिल सके। तो यही चीज हमारे साथ भी होती है और यही चीज हमारे पैसों के साथ भी होता है। मतलब ये एक छोटी सी भूल भविष्य में इतना नुकसान कर सकती है, जैसे कि मैंने पूछा। चलिए, तो हमारे पास अभी सिर्फ 5 मिनट बचे हुए हैं और इसके आगे का फिर हम लोग कल पढ़ेंगे पार्ट 5 में, है ना, क्योंकि अभी काफी लंबा है 1 मिनट। किसी को कोई डाउट? यस, उमा, प्रदीप? नहीं मैम। ओके, चलिए, ओके प्रदीप, है ना। इसके आगे का फिर हम लोग कल एक्सप्लेन करेंगे, अभी काफी लंबा है, अभी बहुत सारी चीजें पढ़नी है, अभी तो हमने सिर्फ डाल को देखा है ना, तो अभी फल तक हमें पहुंचना है।